नमस्ते। तो ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें कि हम वेरिएशंस इन यंग्स डबल स्लिट पढ़ेंगे जो कि एडवांस पूछता रहता है। ठीक है। तो ये पोर्शन जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो मेंस में नहीं है। इट्स प्योरली फॉर एडवांस। ऑलराइट। तो इसमें पहला वेरिएशन बात करते हैं और हेडिंग जैसा ही लिख लो आप। अब देखिए एडवांस में कौन कौन सा तो पॉइंट्स है ही नहीं, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तो है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रह जाता है फिर आपका हाइगन्स प्रिंसिपल एज वेल एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और हाइगन्स प्रिंसिपल पे एडवांस मैं सर्च कर रहा था प्रीवियस ईयर ऑन वेव ऑप्टिक्स, सो आई सरप्राइजिंगली डिड नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल इन एडवांस। ठीक है, टिल डेट। सो इसका मतलब है दे डोंट लाइक टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल, और आप पूछेंगे भी तो क्या, 3 नंबर में एक आध ऑप्शन में एक आध लाइन लिख सकते हैं अगर पूछेंगे तो फिर एक ही चीज बची रह जाती है आपके लिए एडवांस में वेव ऑप्टिक्स में। वो क्या बची रह जाती है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बस उसी को आप मास्टर कर लेंगे। ओके, जैसे जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था तो उस टाइम एआई ट्रिपल ई अलग था और आईआईटी जेई अलग था। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई एंड आई डिडंट इवन स्टडी दिस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। इस रे ऑप्टिक्स में भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाया गया था मुझे। ठीक है। तो पर आपको मेंस भी देना है तो वो भी पढ़ लो और इसे डेप्थ में पढ़ लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पहला वेरिएशन, दैट इज ऑब्लिक, ऐसे लिखिए वाईडीएसई with oblique incidence, with oblique incidence। अच्छा, तो आपको याद दिला दूं कि जब मैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि कोई भी केस दिया हुआ हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन आपको दी हुई हो, आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि पाथ डिफरेंसेस आपको लिखते हुए आने चाहिए। पाथ डिफरेंस स्लिट से पहले भी हो सकते हैं, बिफोर स्लिट्स भी हो सकते हैं और आफ्टर स्लिट्स भी हो सकते हैं। और वो पाथ डिफरेंसेस में कौन सा पाथ आपको यूज करना चाहिए? ऑप्टिकल पाथ आपको यूज करना चाहिए इन दोस पाथ डिफरेंसेस। ओके, सो ऑब्लिक लाइट क्या होता है? विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द स्लिट्स। ठीक है, कुछ एंगल पे आ रहा है। जैसे मैं डायग्राम बना दूं, ये मेरे स्लिट्स हैं, this is screen, center of screen, and here this is slit S1, this is slit S2, and the light is making certain angle with the slits। समझ पा रहे हैं? लाइट इज पैरेलल बट इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज लाइक दिस। तो मेरा सोर्स कहां पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे, एंड दिस इज हाउ द लाइट इज इंसिडेंटिंग। और मान लीजिए कि लाइट आपका इस, ये जो अपन रेफरेंस लाइन बनाते हैं यंग्स डबल स्लिट में, उसके साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, बाकी नंबर्स वही है, आपके S1 S2 के बीच का गैप D है। ठीक है, गैप बिटवीन S1 S2 इज D, दिस इज D ओनली। ठीक है, एंड दिस गैप इज कैपिटल D। तो अब हमें ये देखना है कि सेंट्रल ब्राइट किधर होगा, क्या चेंजेस होंगे। इस स्लाइड की वेवलेंथ आपकी लैम्डा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आपकी फ्रिंज विड्थ बदलने वाली नहीं है। फ्रिंज विड्थ आपकी उतनी आएगी जितनी पहले आती थी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ अभी भी कितनी आएगी आपके पास? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब चेंज क्या होगा, चलिए फोकस करते हैं अपन इस बात पे। तो उसके लिए आपको समझना होगा, मैं ये वाली रे हटा दे रहा हूँ, लाइट में तो बहुत सारी रे है, पर आपको तो क्या कंसीडर करनी है? द रे विच इज incidenting on S1 and the one which is incidenting on S2। ठीक है, बाकी मैं हटा देता हूं। ये बीच का सिर्फ एंगल के लिए मैंने बनाया हुआ था, आप चाहे तो रख ले, नहीं तो हटा सकते हैं। ओके, तो देयर इज ए पाथ डिफरेंस बिफोर स्लिट एज वेल एज आफ्टर स्लिट, यू कैन चेक। बात करते हैं O की। O पे जो लाइट पहुंच रही है वो देखिए S1O और S2O, ये दोनों तो सेम लेंथ पोसेस करेंगे, S1O S2O।
बट क्या ओ पर जीरो पाथ डिफरेंस है जो लाइट सोर्स से आ रही है? नहीं। तो अपन टोटल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ओ तो डेफिनेटली क्या नहीं है, ओ इज डेफिनेटली नॉट द सेंट्रल ब्राइट, बिकॉज एट ओ पाथ डिफरेंस इज नॉट जीरो। ठीक है, तो कोई दूसरा पॉइंट होगा सेंट्रल ब्राइट। अब वो सेंट्रल ब्राइट किधर होगा? ओ से ऊपर S1 की तरफ होगा या S2 की तरफ होगा? बिना सॉल्व किए हुए बताइए मुझे। तो आप देखिए कौन सी लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये यानी सोर्स कहीं यहाँ पे है, सोर्स से S1 तक, फिर O तक, सोर्स से S2 तक, फिर O तक, कौन ज्यादा ट्रेवल करके आ रहा है? सोर्स से S2 तक फिर O तक, वो ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो ये ऑलरेडी लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई कम है। तो बताओ किधर शिफ्टिंग होनी चाहिए? नीचे की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि ये वाली लंबाई इफेक्टिवली थोड़ी कम हो जाए और ये वाली लंबाई बढ़ जाए, जिससे दोनों के पाथ सेम हो जाए उस पॉइंट पे, तो वही आपका सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा। तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहले लाइट इस तरीके से आ रही थी, इट वॉज परपेंडिकुलर टू द स्लिट्स, नाउ इट इज टर्न एट एन एंगल थीटा, what will be the changes in the interference pattern on screen? So what changes you will see? Earlier it will be the central bright, you will have different brights separated by this fringe width. When you make this angle, light को आपने turn कर दिया, then your central maxima will also shift, so means entire fringe pattern will shift downwards in this case. And अगर मैं इस तरीके से एंगल पे लाइट भेजता नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर कहां पे चला जाता? ऊपर। समझ में आ रहा है? तो हम फाइंड करने जा रहे हैं शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है यहाँ पे, बताओ भाई पॉइंट ओ पर कितनी इंटेंसिटी आएगी? क्या करेंगे अपन? पॉइंट ओ पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। यू नो दैट, यस? सो वेल, लेट्स सॉल्व। पाथ डिफरेंस बिफोर स्लिट, पाथ डिफरेंस आफ्टर स्लिट। तो बिफोर स्लिट निकालने के लिए मैं S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किसके ऊपर? S2 के ऊपर। हियर इट इज। ठीक है, और इस पॉइंट को आप N बोल दीजिए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज N। और आफ्टर स्लिट तो आपको निकालना आता ही है पाथ डिफरेंस। सो ये लंबाई इक्वल हो गई, ये लंबाई इक्वल हो गई, तो आपके पास जो गैप बचा वो ये बचा। आसानी से लिख सकते हो आप, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा रहा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल हो गया होगा आपका थीटा। समझ पा रहे हैं? तो ये S2n की जो वैल्यू है, S2n इट कैन बी रिटन एज दिस d इंटू वॉट, साइन थीटा ही आएगा। यस, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका सामने वाला साइड है, तो साइन ही आएगा यहाँ पे। सो इट इज डी साइन। अब मैं थीटा की जगह एक काम करता हूँ, अल्फा लिख देता हूँ, जिससे कि अपन थीटा पहले यूज करते रहते हैं तो कंफ्यूजन ना, तो इसे अपन अल्फा लिख लेते हैं। तो ये हो गया बेटा पाथ डिफरेंस बिफोर स्लिट, कि स्लिट तक पहुंचने से पहले ही लाइट में क्या पाथ डिफरेंस है। अब स्लिट के बाद क्या पाथ डिफरेंस है, वो कोई भी अपन जनरल पॉइंट उठा सकते हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज ए पॉइंट P एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट O, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट P। तो P के पास जो लाइट पहुंच रही है वो कुछ ये होगी, दिस इज S1P, और यहां से कुछ लाइट पहुंच रही होगी कुछ इस तरीके से S2P। सो दिस इज अ शिफ्ट, दिस इज द शिफ्ट, ठीक है, एंड नाउ दिस इज माय सेंट्रल ब्राइट। So as I'm going to find the shift in the central bright, तो मैं क्या करूंगा? I'll find out delta x at this point, central bright which is P. It will be delta x before slits plus delta x after slits. अब प्लस माइनस आपके हिसाब से डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है। और सेंट्रल ब्राइट, डेल्टा एक्स at location of central bright, location of central bright is 0. This is the concept of central bright कि स्मॉल n की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो पार्ट डिफरेंसेस हैं हमेशा कौन से लिखने हैं आपको? ऑप्टिकल। मैं उस दिन भी ये समझाया था, आप देख पाएंगे लेक्चर्स में कि हमने एक डेरिवेशन किया था थिन फिल्म का, उसमें ऑप्टिकल लेना भूल गए थे, फिर बाद में हमने कंसीडर किया था। तो ये आपका ऑप्टिकल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा ऑप्टिकल। एयर है तो फिर बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, जो लेंस ज्योमेट्रिकल आ रही है वो ऑप्टिकल हो जाएगी। Well and good, you know how we solve this. We put a perpendicular here. You remember, I hope. This angle is theta. इसको मिटा देते हैं अपन। यहां से अपन ने एक लाइन बनाई थी, है ना?
बाकी तो आपको YDAC याद ही होगा आई एज्यूम, ठीक है। तो फिर ये एंगल आपका थीटा आया था, इट वाज m। तो ये जो लेंथ निकल के आई थी आपको याद दिला दूं, इट वाज d sin थीटा। सो कोई भी पॉइंट जो स्क्रीन पे थीटा के ओरिएंटेशन पे, उसमें पाथ डिफरेंस क्या निकल गया था आपका, d sin थीटा बाय यूजिंग द फर्स्ट अजम्पशन, डेफिनेटली। तो यहाँ पे अपना पहला अजम्पशन ट्रू है, कौन सा, कि अजम्पशन 1 was capital D is very very greater than small d. Assumption 2, you are not analyzing at a point which is very far from the central bright, means y is less than capital D, which finally reduces to this कि lambda is less than small d, but for small n, ठीक है। अब this अब लिख लीजिए आप सेंट्रल ब्राइट। सो डेल्टा एक्स, तो मैं जरा लिख दूं, एस एस वन प्लस S1P minus SS2 plus S2P, where S is my source, I'm just writing। तो ये आ जाएगा आपके पास SS1 minus SS2, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स कौन सा, बिफोर स्लिट, प्लस S1P minus S2P, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स आफ्टर स्लिट, ठीक है। BSAS लिख लेते हैं अपन, ठीक है, बिफोर स्लिट्स आफ्टर स्लिट्स। अब ये आप देख लीजिए SS1 बड़ा है कि कौन बड़ा है इधर, ये बड़ा है SS2, तो इस हिसाब से नेगेटिव है मेरे लिए। तो ये कितना निकल के आया, माइनस ऑफ D साइन अल्फा निकल के आया, ठीक है, अच्छी बात। और फिर ये इसमें कौन बड़ा आ रहा है, इसमें मैंने S1P को बढ़ा लिया, तो ये मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ऑफ D साइन थीटा, एंड दिस इज डेल्टा एक्स, एंड सेंट्रल पे आपको इसे जीरो करना है। सो व्हाट यू हैव, you simply get this d sin theta is equal to d sin alpha. So theta is equal to alpha. Theta is what? Angular location of central bright. ठीक है, तो आपका सेंट्रल ब्राइट इतना शिफ्ट हो जा रहा है। अब इसके शिफ्ट कैसे लिखें, तो आप यूज कर सकते हैं tan ऑफ थीटा को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द शिफ्ट, तो शिफ्ट ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। शिफ्ट कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे, शिफ्ट इज इक्वल टू विच इज OP, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल D into tan theta. So you can write it is nothing but capital D into tan alpha. This is shift because theta is alpha. Isn't it easy? कोई दिक्कत इसमें, आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, दैट आई एम नॉट सेइंग हियर दैट अल्फा इज स्मॉल। मैंने कहीं यूज किया है क्या assumption अल्फा इज स्मॉल? नो, ठीक है। सो हियर अल्फा कैन बी एनी वैल्यू, सो थीटा कैन बी एनी वैल्यू, मींस वी आर नॉट डीलिंग विद assumption number 2. But if I am talking about fringe width, means I am still using assumption 2. तो अगर सिर्फ शिफ्ट की बात की जाए, सिर्फ क्वेश्चन शिफ्ट की बात करें, ये एंगल उसने 30 डिग्री दे दिया, तो आप बिंदास 30 डिग्री बना के बता देंगे कि आपका सेंट्रल किधर शिफ्ट हो गया है, बट उस केस में आप फ्रिंज विड्थ की बात नहीं करेंगे। ओके, वेल एंड गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब आप फ्रिंज विड्थ पूछते हैं, सपोज मैंने इसे अल्फा को 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना है, अल्फा अगर 30 डिग्री है, उससे फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है कि मेरा जो सेंट्रल ब्राइट है वो O से काफी नीचे बनेगा, है ना, बनने दो सेंटर ऑफ स्क्रीन के रिस्पेक्ट में, पर बाकी सारी कैलकुलेशन कहां से जाएंगी फिर आपकी, द सेंट्रल ब्राइट। ओके, तो ये एक वेरिएशन हो सकता है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो चलो एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं अपन, लिख लीजिए। In oblique YDSC, capital D is equal to 1 meter, small d is equal to 1 mm, capital D is equal to 1 meter, small d is equal to 1 mm, and lambda wavelength is equal to 500 nanometer, and alpha is 0.57 degrees, 0.57 degrees. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड
find position of central maxima from center of screen. Central maxima from center of screen मतलब शिफ्ट फाइंड करनी है आपको. कैन यू सीधा सीधा कितना आ रहा है शिफ्ट? डी tan अल्फा, और अल्फा इतना छोटा है कि आप tan अल्फा को सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? अल्फा ही लिख सकते हो. सो कम ऑन, पुट इट एंड सॉल्व. So, shift it is equal to d tan alpha. d मैंने आपको 1 मीटर दिया इंटू अल्फा बहुत छोटा है, सिर्फ अल्फा लिख दिया. सो 1 इंटू अल्फा मैंने दिया 0.57 डिग्रीज पर, किस में लिखना है? रेडियन में. तो आप क्या करोगे? पाई डिवाइडेड बाई 180. ठीक है. सो कैन डू द कैलकुलेशंस. पाई की आप वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं. मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ. तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है आपके पास 9.99 mm which is roughly 1 centimeter. ठीक है. कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. पाई को आपको क्या लिखना है? 3.14 या 22/7, योर चॉइस. अगला पॉइंट इसी में बताना है. लिखिए, फाइंड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन. इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन. If intensity due to each slit is I naught. तो इतना तो पता चल गया हमें कि हमारा जो सेंट्रल ब्राइट है वो एग्जैक्टली यहां पर ही है. इट इज द सेंट्रल मैक्सिमम. ठीक है, सेम एंगल अल्फा. अब पूछ रहा है भाई पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी कितनी है. कैसे करेंगे? पॉइंट ओ पे पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा. निकाल लो. तो पॉइंट ओ की खासियत क्या है, क्या स्पेशलिटी है पॉइंट ओ में? वो ये है कि पॉइंट ओ पे आफ्टर स्लिट कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है. पॉइंट ओ पे जो भी पार्ट डिफरेंस है वो क्या है? बिफोर स्लिट्स ही है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इसको मैंने n बोल दिया. तो एट पॉइंट ओ मुझे इंटेंसिटी चाहिए. तो इंटेंसिटी में यूज करूंगा 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2. दिस फॉर्मूला. व्हाई आई कैन यूज दिस फॉर्मूला? बिकॉज दोनों स्लिट्स जो इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम टू सेम है. मीन्स मेरा एम क्या बन गया वहां पे? डेल्टा फाई फाइंड करना. सो डेल्टा फाई एट ओ विल बी नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा into delta x at O. Now delta x at O, as I told you earlier, you will write delta x before slits plus delta x after slits. तो after slits तो यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है at point O. Before slit कितना है? d sin alpha. So what is path difference you got? d sin alpha. जैसे आप simply d alpha लिख सकते हैं. तो you got delta x at O is simply d अल्फा. अच्छी बात है. अब इसको पुट कर दीजिए. डेल्टा फाई आ जाएगा आपके पास. सो डेल्टा फाई कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डी अल्फा. अपने को वहां पे डेल्टा फाई बाई 2 लगेगा. सो डेल्टा फाई बाई 2 कम्स आउट टू बी पाई बाय लैम्डा इनटू डी इनटू अल्फा. जरा नंबर्स पुट करके देखिए अल्फा की और डी एंड लैम्डा की, और देखिए कितना आता है डेल्टा फाई. तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर्स. सो डेल्टा फाई बाई 2 comes out to be pi by 500 into 10 to the power minus 9 into d is 1 mm minus 3. अल्फा is 0.57. किस में दिया हुआ है? 0.57. आपको डिग्री में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में. सो विल बी राइटिंग पाई बाय
180, सो पाई बाय 180, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा आ गया। सो देखिए क्या निकलता है फिर अपने पास आंसर, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0.5 यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 1000, ठीक है। तो चेक करिएगा, 10⁻³ 10⁻⁻6, 3 ये 4 ये, तो कुल मिला के आपके पास ये बचता है 10⁻²। सो यू आर हैविंग डेल्टा 5/2 एज 100 पाई इंटू पाई डिवाइडेड बाय हाउ मच, 18, है ना। दिस मच यू आर हैविंग। सो कुछ काम का रिजल्ट आएगा अपने पास इसको देख सॉल्व करके। तो इस एक पाई को आप 22/7 लिख दीजिए, या 3.14 लिख दीजिए, छोड़िए। तो 3.14 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 314। इसको अपन कैंसिल आउट करिए, क्या आता है आपके पास, होगा ये कैंसिल आउट। तो 2 से किया तो 9, और 157 टाइम्स आएगा ये, फिर ये कैंसिल आउट होगा। तो जो भी एंगल आ रहा है आप इसी एंगल के टर्म में छोड़ दीजिए, फिर और कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 157 पाई बाई 9। तो अपना आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी का 4I0 कॉस स्क्वायर 157 पाई बाय 9। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। मैं वैल्यूज आपको कुछ इस तरीके की दे सकता था कि 157 ये कुछ नंबर अच्छा आ जाता, तो फिर आप एग्जैक्ट आंसर भी कर पाते। पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इस केस में भी आप किसी पॉइंट पे इंटेंसिटीज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट आइडिया। तो एक और वेरिएशन है यंग्स डबल स्लिट में, जैसे हमने फ्रेजनेस बाई प्रिज्म मैंने आपको बताया था, ऐसे ही है एक बाइलेट्स लेंस। तो हेडिंग बना लीजिए, बाइलेट्स लेंस। और हो सकता है कि वाईडीएसई में आपको कैलकुलेशन थोड़ी खराब मिले, पर आप उससे भाग नहीं सकते। उससे भी ज्यादा खराब कैलकुलेशन आपको कहाँ मिलने वाली है, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, तो पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बायलेट्स लेंस। So this is also similar to YDIC. Only difference it has is कि यहाँ पे अपन लेंस इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट टू सेकेंडरी सोर्सेस। प्लेन YDIC में क्या किया गया था, कार्डबोर्ड और उसमें 2 होल किए गए थे, वो आपके स्लिट्स का काम करते थे। फ्रेशनेस बाई प्रिज्म में आपने 2 थिन प्रिज्म्स यूज किए थे, जिनसे 2 वर्चुअल इमेजेस बनती थी, वो आपका सोर्स का काम करते थे। और ये बायलेट्स लेंस में आप देखेंगे कि हम एक लेंस का यूज करने वाले हैं। देखिए ये आइडिया मैं आपको ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कोशिश करिएगा याद करने की। तो ये मेरे पास एक लेंस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये लेंस कुछ इमेज बनाएगा इसकी, और मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख देता हूँ कि ये लेंस इसकी वर्चुअल इमेज बनाए, या फिर रियल भी बनाया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। हम तो सिंपल समझते हैं, मान लो ये सोर्स है और इसने इसकी यहाँ इमेज बना दे, बना सकता है, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। अब मान लिया मैंने रियल इमेज बना दी। अब देखिएगा, अगर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, अगर मैंने इसे स्प्लिट कर दिया बीच में से, यहां से कट कर दिया लेंस को, ठीक है, और इस तरीके से रख दिया, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन किया था हमने रे ऑप्टिक्स में, आई होप यू रिमेंबर। हमने इस लेंसेज को बीच में ओपिक सब्सटेंस का, मान लो एक वुड का पीस
इसमें फिट कर दिया, ये ओपेक है बीच में, तो हमने इसमें शिफ्टिंग कर दिया, सोर्स यहां पर है, तो अब इनकी रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाती है, ये आपका लेंस 1 है, ये आपका लेंस 2 है, इनकी रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आ जाती है, दिस विल बी PA1 एंड दिस विल बी PA2। तो अब ये इसके लिए सोर्स इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ नीचे हो जाता है, इसके लिए सोर्स प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो जाता है। नाउ दे फॉर्म्स द इमेज, दे फॉर्म्स द इमेज, रियल इमेज इज इन्वर्टेड ही बनाएगा ये लेंस, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे इमेज बना देता है, इसे कॉल इट S1, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे इमेज बना देता है, इसे कॉल इट S2। तो we got these two different images, can you see, by these two lenses. Now if I place a screen, now if I place a screen here, can I perform the same experiment? Yes, ये मेरे लिए किसके जैसे बिहेव करेगा, this distance, this separation will behave as small d to me, ठीक है। यहां से ये जो डिस्टेंस है S1 S2 से लेके स्क्रीन तक की ये डिस्टेंस है, ये किसके जैसे बिहेव करेगी, कैपिटल D। एंड ये बढ़िया तरीका है, यस, आपको एक शार्प इमेजेस दिखेंगे यहाँ पे, और जो भी लाइट्स ऊपर वाले लेंस की जितनी भी लाइट होगी वो कहाँ से आती हुई दिखेगी आपको, S1 से, स्क्रीन से अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ की सारी रेज इंटरसेक्ट यहाँ कर रही होंगी S1 पे, और ये फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर S2 पे, फिर यहाँ पे, तो जो इंटरफेरिंग जोन बनेगा जहाँ पे दोनों की लाइट प्रेजेंट होगी, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, वहां पे आप इंटरफेरेंस देखेंगे। द सेम वे फ्रिंज विड्थ कैसे आएगी, फ्रिंज विड्थ विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, yes, central bright and everything will be the same thing। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो आपको, इसमें आपको वो कुछ वैल्यूज दे सकता है कि भाई सोर्स यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको कट करके अपन ने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, तो बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी है। तो चलिए एक केस मैं ले लेता हूँ कुछ सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि ये डिस्टेंस, मान लो कि ये डिस्टेंस B है, ठीक है, और ये A है जो सेपरेट किया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी आपके पास A/2 और ये भी हो जाएगी आपके पास A/2। तो मुझे फाइंड करना है भाई कि ये स्मॉल d कितना आएगा, एंड ये डिस्टेंस आपकी L है। तो ये क्वेश्चन जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको B दिया है, A दिया है और L दिया है, और क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, अपन स्मॉल d फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ A B, कैपिटल D यहां से आ जाएगा, ये V का काम करेगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे दिस विल एक्ट एज इमेज डिस्टेंस, दिस विल बी योर इमेज डिस्टेंस V। तो व्हाट विल बी कैपिटल D फ्रॉम हियर, नोन नंबर्स क्या है, योर नोन क्वांटिटीज, यू नो A, you know B, and you know L, these are known to you। now you want to write capital D and small d, so capital D, also you know the focal length of this lens, so capital D को क्या लिखोगे भाई, देखो it will be equal to L minus V। V आपको निकालना पड़ेगा क्या यूज करके, लेंस फॉर्मूला 2 बार लगाओगे, एक ही बार है ना भाई, एक्स एक्सिस के जो नंबर है वो तो सेम है ना दोनों लेंसेज के लिए, सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट आएंगे। तो आप V फाइंड कर लीजिएगा, और स्मॉल d कहां से मिलेगा आपको, स्मॉल d मिलेगा, दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ इमेज फॉर फर्स्ट वन, एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज फॉर द सेकेंड वन, और बीच का गैप आपको पता ही है A, एंड दोनों पार्ट्स की लेंसेज की ये जो फोकल लेंथ है वो भी सेम ही है, तो ये HI1 और HI2 ये फिक्स ही होंगे, मान लीजिए इनको H बोल दिया मैंने, then how much is the small d, so small d is equal to your 2H plus A, ठीक है। now I leave it to you to calculate these by using the lens formula and all, so तो मैं सॉल्व किया हुआ है मैंने ऐसे यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लेंस फॉर्मूला वगैरह तो लगा ही सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तो आप V के लिए जब सॉल्व करते हैं तो V आपके पास निकल के आता है F इंटू B डिवाइडेड बाय B माइनस F। ये कहां से निकला होगा, आपने लेंस फॉर्मूला लगाया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस B, इमेज डिस्टेंस आपके लिए अननोन है, फोकल लेंथ F है, यूज लेंस फॉर्मूला, ठीक है, यू गेट दिस नंबर V। अच्छा, उसके बाद मुझे एक नंबर H निकालना है, द गैप, सो दिस H कम्स आउट टू बी
A into F डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ B into F। ये H कहाँ से आ सकता है? आपके पास मल्टीपल वेज है, आप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ F and U or in terms of F and V or in terms of U and V, and you can simply find this H. So I assume you know all these things. So you got your V, you got your H in terms of known things, and you get capital D, small d, and you can write the fringe width. So this is called the Bilet's lens. So it is another way to create what? Secondary sources. There is another way, it's called the Lloyd's mirror. Let's see that. Third one. Lloyd's mirror. स्पेलिंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर शायद सही है। ओके, सो लेट्स सी लॉयड्स मिरर। इसमें क्या किया गया? इसमें एक सोर्स लिया, ये सबके सब अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने यंग्स के बाद, थॉमस यंग ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उसके बाद उन्होंने उसे और एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश की। तो आप मैन्युअली अगर होल करते हैं कार्डबोर्ड में तो उतना अच्छा आपको पैटर्न नहीं मिलता है जितना अच्छा आप ये वर्चुअल या रियल सोर्सेस क्रिएट करके करते हैं। तो फ्रेस्नेल का भी इंटरफेरेंस पैटर्न बढ़िया था, और ये बायलेट जो अपन ने बायलेट्स लेंस देखा वो भी अच्छा है एज कंपेयर टू द YDSE स्टैंडर्ड। एंड दिस इज अनदर वे। See, so what is done in this case is you place a mirror. You place a mirror. ठीक है? And here is the screen. Okay, this is the source. मान लो मैंने मिरर का साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं ना, ऐसे रटना मत कि मिरर पूरा वहां तक है, क्या है, ये छोटा भी दे सकते हैं। उसके बेसिस पे क्या बदलता रहेगा आपका? उसके बेसिस पे ये बदल जाएगा कि यहाँ कितनी लेंथ में इंटरफेरेंस हो रहा होगा। जैसे मैंने अगर मिरर की लेंथ छोटी कर दी, फॉर एग्जांपल मिरर सिर्फ इतनी ही लंबाई का है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे दोनों डिस्टेंसेस आपकी देनी पड़ेंगी कि ये यहाँ से कितना दूर है इस एंड से। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ x1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कुछ x2 है। ये सब पता है आपको, मैं एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ कि क्या होता है। अब ये आपका सोर्स है, तो एक तो आपकी सोर्स से डायरेक्ट लाइट कहां पे जा रही होगी? स्क्रीन पे, सही बात। दूसरी लाइट कहां से जा रही होगी इस मिरर से? रिफ्लेक्ट होके, सही बात है कि नहीं? तो यहां पे जो दोनों लाइट मिल रही होंगी वो क्या कर सकते हैं? आपका इंटरफेरेंस। अब देखते हैं दूसरा सोर्स आपको मिलेगा कहां पे। तो आपको पता है ये मिरर इमेज कहां बनाता है? तो मिरर, प्लेन मिरर ऐसे इमेज बनाता है सच दैट इट एक्ट्स एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यस और नो? सो ये हाइट आपको दी हुई है, this is given to you, let's consider this as h. So where it will be you will get an image here, ठीक है। एक इमेज आपको यहाँ पे मिल गई, call it s dash. Now all the light which is directly going from the source, and there will be light which is not directly going but going after reflection from mirror. I have just drawn a single ray to tell one thing here. Here is a point P. तो क्या यहाँ point P पे इंटरफेरेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और S and S dash will act as S1, S2 in Young's double slit experiment. Getting this? So what is the separation you will get from between these two? Small d, it will be 2h. ठीक है। अच्छा, what will be capital D? It will be equal to L plus x1 plus x2. सब आपको दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है। तो आपके पास क्या आ गया फ्रिंज विड्थ? यहाँ पे फ्रिंज विड्थ आ जाएगा आपका लैम्डा d by d, और जहां पे आपका कैपिटल D होगा x1 plus L plus x2 एंड स्मॉल d होगा 2h। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ स्क्रीन की कितनी लेंथ पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो रहा होगा।
तो उसी पे ऑब्जर्व हो रहा होगा जहां पे दोनों की लाइट पहुंच रही है। अब सोर्स की लाइट तो हर जगह पहुंच रही है, बट मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट हर जगह नहीं जाएगी, वो आपको फील्ड ऑफ व्यू मैंने सिखाया हुआ है रे ऑप्टिक्स में, है ना। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है लेंथ ऑफ स्क्रीन in which interference will be there, कैसे निकालें। तो पहले तो इसको समझ लीजिए, सोर्स की लाइट हर जगह जा सकती है, जबकि रिफ्लेक्ट होके सिर्फ कहां से जाएगी। तो आपको पता है फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं किसी मिरर का, अपन इमेज से मिरर के एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ मेरे हिसाब से तो मुझे बोर्ड कम पड़ जाएगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस विथ यू, सो आई नीड टू एक्सटेंड दिस ऑल द वे, कैन अंडरस्टैंड, यू नो। स्क्रीन को भी ऐसा ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा जाके। फिर दूसरा यहां से मीन्स ऐसा ऊपर की तरफ तो कितना भी जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बट यहां तक स्क्रीन के इस हिस्से में कोई इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। यहाँ पे आपको यूजुअल नो इंटरफेरेंस, सिर्फ इसी लेंथ में क्या ऑब्जर्व होगा, इंटरफेरेंस। क्या ये लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, ज्योमेट्री से सीधा सीधा सॉल्व होगा ये। सो दिस इज कॉल्ड द लॉयड्स मिरर। तो ये एक और तरीका था जिससे क्या करने की कोशिश की गई, इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने की। नाउ व्हाट इज एन एडिशनल पॉइंट इन द लॉयड्स मिरर, हियर जो लाइट जा रही है वो एक बार क्या भी हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। सी वैसे तो आप देखोगे तो ये कहानी भूल जाओ, इसे भूल जाओ। आपको जब भी दो रे कंसीडर करनी है, मिरर सब कुछ भूल जाओ। आप मान लो एस एंड एस डैश दो सोर्सेस हैं और इनसे लाइट जा रही है, बीच में से आप थीटा बना के पूरी कैलकुलेशन किससे कर सकते हो, यंग्स डबल स्लिट से ही कर सकते हो। तो ये एंगल आपके लिए थीटा हो गया यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से। हाँ, और पॉइंट पी की अगर आप बात करोगे तो एट पॉइंट पी जो कुछ भी होगा एट पी यू विल राइट डेल्टा एक्स which is in this case is d sin theta and accordingly you can use your respective assumptions there जो आप यूज कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ से आप एक्सटेंड करेंगे, हाँ मिरर जहां पे रखा हुआ है वो आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन बनेगा, ये आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन है। बट ध्यान रहे भाई, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट ही मिल जाए, जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ स्क्रीन पे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। Alright, that will depend on length of the mirror which is given to us. Suppose मैं length of mirror बहुत ज्यादा दे दूं, यहां तक भी मिरर दे देता, तो तब तो आपका फील्ड ऑफ व्यू यहीं से स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो फिर all the way till there you will have the interference. So it depends. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, इसकी कंडीशन क्या होगी, क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा होगी या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगी। It will be delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2 because there is a reflection from a denser boundary. So there will be additional phase change due to the reflection. So make a note in the Lloyd's mirror. है ना? Extra note. So here the condition will be 2n minus 1 by 2 into lambda, and for destructive interference at p, what will be the condition, delta x is equal to n lambda. And why the condition has switched, because लिख लीजिए as a note, there's additional phase change of pi due to reflection from mirror, due to reflection from mirror, ठीक है। तो ये दो थे वेरिएशंस जिनकी हमने बात की, वन इज लॉयड्स मिरर, अनदर इज बायलेट्स लेंस। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, ए पॉइंट सोर्स। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये 2002 में पूछा गया 5 नंबर के लिए, तो देखते हैं क्या पूछा गया है उसमें, ठीक है। तो ए पॉइंट सोर्स S is emitting a light of wavelength 600 nanometer, emitting a light of wavelength 600
nanometer and is placed at a very small height, placed at a very small height h above a plane mirror, above a plane mirror. आगे लिखिए, the intensity of reflected light is 36% of incident light, 36% of incident light. डायग्राम आपको दिया हुआ है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. So see, it is given to you. स्क्रीन यहां पे है, दिस इज स्क्रीन. यहां पे सोर्स है और कुछ हाइट, छोटी सी हाइट h, और ये मिरर है. ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको दी गई है कैपिटल D, and h is very small. This is given to you. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन. शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन. ये 1 नंबर का सवाल है, सीधा सीधा आपको आंसर करना है. सब्जेक्टिव था उस टाइम पे, तो आपको ये भी समझाना था कि हाइपरबोलॉइड और फिर इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रीन विद हाइपरबोलॉइड. तो बिफोर जंपिंग टू दैट हाइपरबोलॉइड थिंग, आपको ये सोचना है कि आपके 2 सोर्सेस कौन कौन से हैं जिनसे इंटरफेरेंस हो रहा है. तो अभी लॉयड्स मिरर हमने जस्ट डिस्कस किया, तो एक तो यही रहेगा, एक इसकी इमेज रहेगी मिरर में एस डैश, है ना. तो आप क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स प्लेस्ड है. आपको लग सकता है कि यार ये तो चीटिंग चल रहा है, रे ऑप्टिक्स में तो बोलते थे कि ये तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है. यहाँ सच में अभी भी कुछ भी नहीं है. बस एक रहेगा आपका लाइट जो कि डायरेक्टली कहां से पहुंचेगा, सोर्स से, और दूसरा लाइट रहेगा जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगा. अब जो रिफ्लेक्ट होके पहुंच रहा है वो स्क्रीन को कहां से आता हुआ दिखेगा, एस डैश से. तो स्क्रीन को क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, एक एस से आ रही है और दूसरी कहां से आ रही है, एस डैश से आ रही है. ठीक है, तो ये बात आप समझ ही पा रहे हैं. तो बात करते हैं शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. तो मैंने आपको क्या सिखाया कि यू गेट हाइपरबोलॉइड हैविंग फोकस एज दिस S1 S2. तो यहाँ पे S S1 का काम कर रहा है, S डैश आपका S2 का काम कर रहा है. सो हाउ द हाइपरबोलॉइड्स आर ऑब्टेन्ड, हाइपरबोलॉइड्स आर ऑब्टेन्ड लाइक दैट, लाइक दिस. ठीक है, इन 3 डायमेंशन. और आपका स्क्रीन रखा है ऐसे, हाउ द फ्रिंजेस विल बी, दे विल बी सर्कुलर. यस, दिस वाज द फर्स्ट आंसर. तो शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसी आएगी आपकी, सर्कुलर. दूसरा पार्ट था इसका 2 नंबर के लिए, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटीज, in the interference fringes form near point O. मतलब ये पॉइंट O इसने मेंशन कर रखा है डायग्राम में. ठीक है, तो नियर पॉइंट O मतलब आपका दूसरा अजम्पशन भी वैलिड है. कर दे सॉल्व. तो रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो आपको कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है तो इंटरफेरेंस ही. तो क्या आता है, आई मैक्स इज रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई मिन इज रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर. यस, सो आपको पता है आई वन आई टू. अच्छा, एक तो आपका डायरेक्ट सोर्स है, वो मान लीजिए इंटेंसिटी आई वन सेंड कर रहा है, ये आपको आई टू सेंड कर रहा है, और उसने बता दिया है कि रिफ्लेक्टेड अमाउंट कितना है टोटल का, इट्स जस्ट 36%. सो question is over there, you just need to write a ratio, isn't it? So let's solve.
तो ये जो लाइट सेंड कर रहा है S, इसकी इंटेंसिटी मैंने I1 मान ली, ये जो लाइट सेंड कर रहा है इसकी इंटेंसिटी मैंने I2 मान ली। तो अगर ये भाई I0 है तो ये हो जाएगा 36% इसका, तो 0.36 I0, ठीक है। और पूछ रहा है मैक्स टू मिन, तो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन, वो तो इंटरफेरेंस ही रहा है, इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, टेक I1 I2 कॉमन एंड कोई भी एक कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ, चलो I1 बाय I2, मैंने I2 का रूट कॉमन निकाल लिया, रूट ऑफ I1 I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप रेशियो निकाल सकते हैं, I1 is what? I0 by 0.36 I0, so you get 1 divided by 0.36 का स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.36 का स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा भैया? 0.6 बचेगा ये, है ना? तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 0.6 यानी कि 1.6 और नीचे आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर। तो देखो बढ़िया सवाल पूछा था, तो ये 4 बार कैंसिल हो गया, उसका स्क्वायर आ गया 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 16। अच्छी बात है, चलो इसका तीसरा पार्ट भी बताओ भाई। तो तीसरा पार्ट है इसका, if the intensity at point P, if the intensity at point O, sorry मैंने नाम बदल दिया, at point O is corresponds to maximum, if intensity at point O corresponds to maximum, then calculate the minimum distance through which the reflected surface, और reflected surface का नाम है AB, through which the reflected surface, that is AB, should be shifted so that intensity at O again becomes maximum. Take some time and solve, come on. Here is the point O, here was source और ये थी उसकी इमेज S डैश, दोनों के बीच में ये H, और ये था आपका पॉइंट O with this distance as capital D। तो कहानी कुछ ये है कि फिलहाल बोल रहा है वो कि पॉइंट O पर क्या बन रहा है? मैक्सिमा। तो अगर पॉइंट O पर मैक्सिमा बन रहा है तो क्या पहली कंडीशन आप बता सकते हैं H और लैम्डा में क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, है ना? आधी जनता तो यहीं पर गलतियां करने वाली है, देखते हैं। तो पाथ डिफरेंस निकालना पड़ता है भाई, और क्या है ना? तो पॉइंट O पे अपन पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्स एट O। तो O पे दो जगह से लाइट जा रही है, एक तो डायरेक्ट सोर्स से जा रही है और एक मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो डायरेक्ट सोर्स से जा रही है वो हो गई SO, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो हो गई कितनी? और आप O की बात कर रहे हो तो कौन सी लाइट जाएगी भाई? जो नॉर्मली इंसिडेंट हुई होगी और यहाँ से वापस भी लौटी होगी। मतलब आप सब कहानी भूल सकते हैं कहां से जा रही है लाइट, S डैश से। तो कितना पाथ डिफरेंस आएगा? इट विल बी S डैश O माइनस SO एंड इट विल बी नथिंग बट 2H, if I am not wrong, yeah, it will be D plus H minus D minus H। सही लिखा है, एक बार के लिए लिख भी देते हैं भाई, D plus H minus D minus H, कितना आ रहा है? 2H। और बोल रहा है कि पॉइंट O पे क्या बन रहा है? मैक्सिमा, ऐसा बोला है उसने। इसका मतलब डेल्टा X means at O it is maxima, or you say point O is maxima, so you will write this delta X at O
एज एन लैम्डा, है ना। चलो भाई सही कर लेते हैं ना, गलत लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एडिशनल फेज डिफरेंस पाई का, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो एन लैम्डा मैक्सिमा कंडीशन नहीं रहेगी, मैक्सिमा कंडीशन क्या हो जाएगी 2n माइनस वन बाई टू इंटू लैम्डा। सही बात। सो लिख दीजिए कि जो आपका 2h है वो है 2n माइनस वन बाई टू इंटू लैम्डा। कोई भी n हो, मुझे क्या पता कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा बन रहा है, उसने तो सिर्फ बोल दिया कि मैक्सिमा बन रहा है। अब ए बी को शिफ्ट करना है, आप किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे ऊपर किधर भी कर सकते हैं, है ना। तो सोच लो कि अगर मैंने ए बी को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इसे शिफ्ट किया ऊपर बाय सम स्मॉल डिस्टेंस x, ये x ही मुझे फाइंड करना है। तो व्हाट विल चेंज, ये नई पोजीशन आ गई आपके मिरर की, तो ये गैप कितना रह जाएगा h माइनस एक्स। तो h डैश भी कहाँ पे बनेगा फिर, s माइनस एक्स पे मैं इधर दिखा देता हूँ ना, अपना a भी इधर आ गया, ये आपका s है जो कितना रह गया डिस्टेंस h माइनस एक्स, तो s डैश भी यहाँ बनेगा आपका, वो भी कितना रहेगा h माइनस एक्स। तो आप पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, है ना। सो नाउ ए बी इज शिफ्टेड, ठीक है। पहला ले लेते हैं अपन टूवर्ड्स स्क्रीन, टूवर्ड्स स्क्रीन बाय x। तो अगर मैंने स्क्रीन की तरफ x से शिफ्ट कर दिया, सो न्यू पाथ डिफरेंस एट o, डेल्टा x एट o नाउ विल बी ट्वाइस ऑफ दिस h माइनस x। तो भाई पाथ डिफरेंस कम हो गया, पाथ डिफरेंस कम हो गया, तो इस नंबर को भी कम कराना पड़ेगा, है ना। और हम चाहते हैं कि x कम से कम रहे, तो n मान लो अगर ये n नॉट है, तो पिछला वाला क्या रहा होगा n नॉट माइनस वन। आप जितना कम गैप पे रखेंगे उतना x की वैल्यू कम मिलेगी अपने को। उसने पूछा भी है कि मिनिमम डिस्टेंस से शिफ्ट करना है आपको, तो अभी भी मैक्सिमा स्टिल यू कैन राइट स्टिल O इज मैक्सिमा। इसका मतलब डेल्टा x एट O अब भी किस टाइप का होना चाहिए, 2n माइनस वन बाई टू इंटू लैम्डा, पर n तो बदल जाएगा ना भाई, है ना। तो यहां पे n की वैल्यू अगर मैंने n ही ले ली, तो यहां पे मुझे n की वैल्यू को एक कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डेल्टा x कम हुआ है। तो मैं यहां पे पुट करूंगा क्या, ट्वाइस ऑफ n की जगह पे n माइनस वन बाई टू इंटू लैम्डा। सो आई विल बी राइटिंग दिस 2h माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा। सही किया क्या, नहीं 2n माइनस थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छी बात है, मुझे x के लिए सॉल्व करना है ना। तो x क्या निकल के आएगा अपने पास, देखते हैं भाई। तो मुझे मिल रहा है ये 2h, टू उधर ही भेज दें, तो अपने को मिल रहा है h माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस थ्री बाई फोर इंटू लैम्डा। सो x इज इक्वल टू h माइनस दिस नंबर 2n माइनस थ्री बाई फोर इंटू लैम्डा, ये यार। तो x कितना आएगा, h अपन निकाल चुके हैं भाई, देखो ये रहा h, नीचे भेज दो इसे तो ये 4 हो गया। तो h इज ऑलरेडी 2n माइनस वन बाई फोर लैम्डा माइनस 2n माइनस थ्री बाई फोर लैम्डा, 2n तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो x आ रहा है आपके पास माइनस ऑफ लैम्डा बाई फोर प्लस ऑफ थ्री लैम्डा बाई फोर, तो बढ़िया बात है। तो ये आ गया अपने पास 2 लैम्डा बाई फोर यानी कि लैम्डा बाई टू, सही बात। तो आपको इसे कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ किया तो लैम्डा बाई टू से। दीज आर द कैलकुलेशंस यू हैव। दूसरा भी केस हो सकता है कि इसे कहां कर दिया जाए शिफ्ट, नीचे, यहीं से पिक कर रहा हूं क्वेश्चन। नाउ ये भी इज शिफ्टेड। तो दूसरा हो सकता है आपका केस अवे फ्रॉम स्क्रीन बाय एक्स। तो कुछ चेंज नहीं होगा, उसके लिए अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। h माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा h प्लस एक्स। So now delta x at O will be twice of h plus x. Now still it is maxima. O is maxima. So if O is maxima, then what will be the delta x value? बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अब आपका पार्ट डिफरेंस इंक्रीज हो गया है। Now your part difference is increased. So what will happen? आपको n की वैल्यू एक बढ़ानी पड़ेगी for minimum x.
सो आप यहां पे लिखेंगे 2n+1 -1 बाई 2 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? You will have put the numbers 2h plus x is equal to, this is 2n plus 1 by 2 into lambda. So x here comes out to be 2n plus 1 by 2 into lambda, sorry, by 4 into lambda minus h, and you know h here, this is h. So x comes out to be 2n plus 1 by 4 into lambda minus 2n minus 1 by 4 into lambda. You get the same answer, lambda by 4 plus lambda by 4 is equal to lambda by 2. So this part was for 2 marks. ठीक है, तो दो नंबर के आपके 2 2 1 5 नंबर का टोटल सवाल था। ठीक है, इन 2002। तो पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन आपसे अब भी पूछे जा सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, वेल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। लिखिए, बढ़िया सवाल है। ए वेसल ABCD of 10 centimeter width has two small slits S1 and S2. Two small slits S1 and S2 sealed with identical glass plates of equal thickness. तो भाई ये स्लिट्स के सामने या जो सीलिंग हमने किया है ग्लास प्लेट से, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दोनों सेम थिकनेस के ही है ना, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अब भी पैटर्न में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलो डायग्राम बना दूं मैं, जिससे कि आपको आगे की कहानी समझ जाएगी। तो डायग्राम है ये, there is a slit, there is another, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी स्लिट्स हैं S1 and S2, ठीक है। और ये कंटेनर है, और यहां सेंटर लाइन से, ये आपकी सेंटर लाइन है, मिड पॉइंट से जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है और ये दूरी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूरी है 2 मीटर, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया गया है P, इस पॉइंट को नाम दिया गया है O, इस पॉइंट को नाम दिया गया है Q। So this is the story of the question. Now first part आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट position of the central bright fringe on wall CD, on wall CD, this is wall CD, ठीक है। this is AB, this is a container। तो करो भाई, पहला पार्ट सॉल्व करो, फिर इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। So how it is different from the standard YDSE? Here source is not placed symmetrically, है ना।
सोर्स ऑफ सेंट्रिकली प्लेस किया हुआ है, तो देयर इज ए पाथ डिफरेंस इवन बिफोर द स्लिट्स. यस, सो यू कैन चेक. यहां पर रे जाएगी और यहां से इधर भी रे जाएगी, है ना. अब आपको ढूंढना है सेंट्रल ब्राइट कहाँ होगा. देखो इतना तो कॉमन सेंस से ही देखा जा सकता है कि सेंट्रल ब्राइट क्यू पे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि क्यू पे आफ्टर स्लेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, बट ऑलरेडी बिफोर स्लेट पाथ डिफरेंस है. अच्छा, कौन ज्यादा ट्रेवल करके आ रहा है बिफोर स्लेट? SS2 वाला ज्यादा ट्रेवल करके आ रहा है कि नहीं? तो उसे कम ट्रेवल कराना पड़ेगा फिर, यानी जो सेंट्रल है वो शिफ्ट इधर ही होगा. तो यहां कहीं मिलेगा अपने को सेंट्रल ब्राइट. ठीक है, अपने ओ ऑलरेडी यूज कर लिया, तो इसे अपन सेंट्रल ब्राइट को कुछ CB बोल देता हूं मैं. ठीक है, CB फॉर सेंट्रल ब्राइट. तो लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट यहां से ही बतानी है, यानी आपको ये बताना है. दिस इज व्हाट इज आस्क्ड टू यू. कैन कॉल इट वाई. कैसे करें? तो YDS ही है ये, तो पार्ट डिफरेंसेस ही निकालने हैं आपको, कुछ भी हो जाए. तो ये एंगल थीटा मान लीजिए. तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? पार्ट डिफरेंस आफ्टर स्लेट फाइंड कर सकते हैं. इसे M मान लीजिए. ठीक है, और एक परपेंडिकुलर आपको इधर भी बनाना पड़ेगा. यू विल नीड ए परपेंडिकुलर हियर एज वेल. अब देखो भाई, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इसे थीटा मत लिख देना, है ना. ये कुछ भी एंगल हो सकता है. ये अल्फा है, ये तो अननोन टर्म था, तो ये अल्फा है. तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, तो इसे नाम दे रहा हूं N. तो जरा कुछ पाथ डिफरेंस की बात कर ली जाए. तो पाथ डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे अपन? पहली बात S1 S2 के बीच का गैप कितना है, कुछ भी बोलने से पहले. S1 S2 के बीच का गैप है वही 0.8 मिलीमीटर. ठीक है, तो स्मॉल डी, अब वो तो पता ही है आपको स्मॉल डी का क्या मतलब है. मतलब ये S1 S2 है, वो इस मात्र दिया हुआ है आपको 0.8 mm. और कैपिटल डी का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर कैपिटल डी विच इज 10 सेंटीमीटर. तो इट इज इन द लिमिट, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ आपका कैपिटल डी इज क्वाइट ग्रेटर देन स्मॉल डी. वही अजम्पशन 1 तो बढ़िया से काम कर रहा है आफ्टर स्लेट के लिए. बिफोर स्लेट के लिए ये दूरी आप देख पा रहे हैं. लेट कॉल दिस डिस्टेंस टू बी L, 2 मीटर. 2 मीटर और ये 0.8, ये तो और भी बढ़िया अप्रोक्सीमेशन का काम करेगा यहाँ पे. तो वेल एंड गुड. तो फिर हमारे लिए जो अल्फा आएगा, अल्फा को तो बहुत छोटा नहीं मान सकता मैं, that's a different thing, but still I can write d is again, or you say L is much greater than small d. So क्या फायदा लिया जा सकता है? फायदा ये लिया जा सकता है कि ये आपके ये जो एंगल्स हैं, ये डिस्टेंसेस इन्हें इक्वल किया जा सकता था, ये डिस्टेंस इन्हें इक्वल किया जा सकता था. तो जो पाथ डिफरेंस बिफोर स्लेट है उसे S2n नाम दिया जा सकता है, पाथ डिफरेंस आफ्टर स्लेट है उसे S1m नाम दिया जा सकता है. ओके, गुड. सो ये एंगल अपने पास अभी कितना है? अल्फा. हाँ, अंडर दिस कंडीशन की L इज मच ग्रेटर देन D, मैं अब इन दोनों के बीच का भी एंगल अल्फा ही ले सकता हूं. ये एंगल भी मैं अल्फा ही ले सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. ओके, सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, सो दिस विल बी अल्फा. अब ये बड़ा छोटा छोटा हो गया है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. और ये तो अपना पुराना वाला ही है, थीटा. तो पाथ डिफरेंस लिखते हैं एट दिस पॉइंट. चलो P नाम दे दो इसे. तो पाथ डिफरेंस एट P, डेल्टा x एट P. सो डेल्टा x, चलो कहीं से भी स्टार्ट कर लो. तो मैं S2 से लिख लेता हूं. तो SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P. वही बिफोर आफ्टर बातें चल रही है. तो इसमें फायदा ये हो जाता है, प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन नहीं होता. अपन ने दोनों लंबाइयां लिख लिया. तो SS2 माइनस SS1, ये हो गया क्या? डेल्टा x बिफोर स्लिट्स, माइनस ये सॉरी प्लस S2P माइनस S1P, ये अपना पुराना वाला हो गया डेल्टा x आफ्टर स्लिट. ठीक है,
अब ये जो टर्म देख रहे हैं आप SS2 माइनस SS1, SS2 माइनस SS1, इसे मैं लिख सकता हूं NS2, और S2P माइनस S1P ये आएगा माइनस ऑफ S1M। आप बताइए माइनस क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि यहाँ बड़ा कौन है? S1P, और ये दिमाग से सोचा था हमने, तुक्का नहीं मारा है। तो ये आपका आ गया S1M। अभी नंबर्स आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं। व्हाट इज NS2 इन दिस ट्राइंगल? ये ट्राइंगल कौन सा है आपका? S1, this is S1 and this here is S2. So I'm talking about triangle S1 and S2. So I can write it as D sine alpha. Can you check? I can write it as D sine alpha. Same way I can write it as D sine theta. So I'll get it as D sine alpha plus minus of D sine theta. So you can take D out. You can write sine alpha minus sine theta. This is delta x at P. Well, if it is the central bright, then this delta x must be 0. So what you get? You get sine alpha equal to sine theta. Well, if I can find alpha somehow, I can find theta and my question will be over. Yes? Well, alpha कैसे find करें? उसके लिए आपको ये कोई ट्राइंगल देखना पड़ेगा। देखो जरा, ये ट्राइंगल कौन सा? ये पॉइंट था O, है ना? तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे आपके साथ ट्राइंगल POS। POS, तो ट्राइंगल POS से मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं, ठीक है? तो tan ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज दिस 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, यानी कि 0.4 मीटर divided by 2 meters. So this will come out to be 0.2. This is tan alpha. अब tan alpha 0.2 आया है, तो sin alpha निकाला जा सकता है। Yes, or you can say it is, what do you got? 1 by 0.2 को क्या लिखूंगा? 2 by 10। दिमाग हैंग हो रहा है मेरा, है ना? 1 by 5. So अपन यहां से sin alpha निकाल सकते हैं। sin अल्फा इट इज 1 by 5, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 24। तो सॉरी, ये आएगा अपने पास 1 by 5 आया है, तो ये आएगा रूट ऑफ 26। tan अल्फा 1 by 5, तो sin अल्फा कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से? 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 26। जैसे अप्रोक्सीमेटली मैं कितना ही लिख सकता हूँ? इसे अप्रोक्सीमेटली मैं 1 by 5 ही लिख सकता हूँ, या अप्रोक्सीमेटली 0.2 ही लिख सकता हूँ, ठीक है? कंसीडरिंग ये तो था भी ना यार, अल्फा बहुत छोटा एंगल था, इसीलिए तो अपन आगे बढ़े थे यहाँ पे, है ना? तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि tan अल्फा इज sin अल्फा। सो आई गॉट sin अल्फा इज 0.2। so what I got? sin theta, I put it here, so I got sin theta as 0.2. if I know sin theta, once again theta is small, यही से तो कहानी चल रही है ना? तो थीटा इज स्मॉल, तो इसे अपन क्या भी लिख सकते हैं? tan ऑफ थीटा। सो sin ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ थीटा, कैन राइट tan ऑफ थीटा approximately, so it is 0.2, and which you can write as y divided by which? 10 centimeter is equal to 0.2, so y comes out to be as, ठीक है? so this is the shift you get. ओके, सो बट मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है कि 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तो यार बहुत, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े छोटे हैं, है ना? दे आर कंपेरेबल। तो फिर यहाँ पे साइन थीटा को टेन थीटा लिखना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप एग्जैक्टली जा सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है? तो और भी है इसके पार्ट, पर टाइम चेक कर लूँ मैं, है ना? ओके, चलो इसका सेकेंड पार्ट भी कर ही लेते हैं, अभी टाइम अपने पास है। हाँ, और
एज आई टोल्ड कि मैं शायद थक गया हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते टाइम पे, तो साइन अल्फा साइन थीटा मेरा इक्वल आ गया था, तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकता था कि अल्फा और थीटा इक्वल है, तो ये सब बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर भी अल्फा तो मुझे निकालना ही पड़ता। Anyway, so I hope you understood this part, but the beauty of this question does not lie with this part. Okay, ये भी अच्छा था, पर आगे का और अच्छा है। लिखिए, now a liquid is poured into the vessel. A liquid is poured into the vessel and filled up to OQ. And filled up to OQ. And the central bright fringe is now found at Q. Central bright fringe is now found at Q. Find refractive index of liquid. समझ रहे हैं क्या किया? इस कंटेनर में भर दिया एक लिक्विड, ठीक है, मैं लगभग सारे कलर से यूज कर चुका हूं, ठीक है। तो लिक्विड कहां तक भरा है? लिक्विड भरा है अपने यहां तक, OQ तक। ठीक है, और बोल रहे हैं भाई Q पर ही वापस से सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, कैसे करेंगे? तो Q पर अपन सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइट कहां पहुंचानी है हमें? Q पे, ठीक है। तो इट इज जस्ट फिल्ड अप टू OQ, इट इज जस्ट फिल्ड अप टू OQ। तो यू कैन स्टिल ट्रीट दैट Q पे जो लाइट जा रही है फाइनली वो कहां पर ही है? एयर में। यू कैन ट्रीट लाइक दैट। सो let us write the part differences and see what will change. तो अभी लाइट कहां से कहां पहुंचानी है अपने को? S1 से Q पहुंचानी है और S2 से भी Q पहुंचानी है। तो is there any path difference after the slits? Yes, because of this liquid. This length is being traveled inside the liquid. और मैं पहले भी बोल रहा था कि डेल्टा एक्स हमेशा कौन से लिखने हैं अपने को? ऑप्टिकल वाले, ठीक है। तो बस इतना अगर आप ध्यान रख लेंगे तो फिर ये पार्ट भी कुछ टफ नहीं है, कर पाएंगे। बट एग्जाम में इतना ना तो याद रहता है, ना ही हम इतना ठंडे दिमाग से सॉल्व कर रहे होते हैं। But if you practice, then you can definitely solve. So let us write. अब इसने बोल दिया at Q CV is there, या सेंट्रल ब्राइट है अभी वहां पे। इसका मतलब डेल्टा एक्स, पर ध्यान रहे ये डेल्टा एक्स हमेशा कौन सा होना चाहिए? ऑप्टिकल। अच्छा, पहले भी ऑप्टिकल ही ले रहे थे, पर एयर था इसलिए मेंशन नहीं कर रहे थे, 0। अब वापस से वही कहानी पुरानी वाली, आप क्या लिखोगे? SS2 प्लस S2Q दोनों ऑप्टिकल, प्लस माइनस SS1 प्लस S1Q ये भी ऑप्टिकल इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास? SS2 माइनस SS1 ऑप्टिकल, जस्ट होल्ड, अपने को चाहिए SS2 SS1 बिल्कुल सही है, प्लस क्या आ जाएगा अपने पास? S2Q माइनस S1Q ऑप्टिकल। बस इससे क्या फायदा हो गया कि अपन बिफोर स्लिट आफ्टर स्लिट यूज कर सकते हैं। सो ये आ गया अपने पास बिफोर स्लिट डेल्टा एक्स, बिफोर स्लिट ऑप्टिकल है डेफिनेटली, और ये भी डेल्टा एक्स क्या आ गया? आफ्टर स्लिट, ये भी ऑप्टिकल है। अब ज्योमेट्रिकल कितना आया था? SS2 माइनस SS1 अपन निकाल चुके हैं, है ना। इट वाज इक्वल टू D ऑफ tan अल्फा, है ना, और tan अल्फा D ऑफ sin अल्फा विच अल्टीमेटली इक्वल ही थे वो। तो ये कितना आ गया था अपने पास? D sin अल्फा। इसमें कोई म्यू वगैरह मल्टीप्लाई नहीं होगा, सही बात है। अब यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इधर क्या चेंज आएगा जरा देखो। अपन इसे स्प्लिट कर लेंगे। S2Q को क्या लिखोगे? S2Q कुछ नहीं, S2Q ही लिखेंगे, माइनस S1Q को क्या लिखेंगे? S1Q को लिखेंगे अपन, एक तो
you will be simply writing it as mu times S1Q. Yes, so I can write it is optical, so mu times S1Q. अब ये जो आपका just let me think, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया S2Q and this is your S1Q. ये इस मीडियम में ट्रैवल हो रहा है तो हमने इसे लिख दिया S1Q and mu times S1Q. ठीक है, not a problem. अब S1Q और S2Q यहाँ पे इक्वल ही है, these distances are equal. Yes. जब मैंने इसे म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान देना, ये वाला जो S1Q था ये ऑप्टिकल था, ये ऑप्टिकल था, और ये वाला जो S1Q है वो क्या आ गया आपका ज्योमेट्रिकल, क्योंकि आप म्यू से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, एंड ज्योमेट्रिकली दे आर इक्वल, ज्योमेट्रिकली दे आर इक्वल. सो कैन आई टेक देम आउट? आई मे कंसीडर दिस लेंथ, मैंने यहाँ पे स्मॉल एल ले लिया इसे, ठीक है, तो आई कैन राइट इट इज d sin alpha plus I can take this common small l and it will be 1 minus mu equal to 0. Now you can check, this is how much? This is 0.8 millimeter, S1, S2. This distance is 10 centimeter. So under this assumption, can I write L is approximately 10 centimeter? Yes. So under this assumption that capital D is much greater than small d, L I can approximately write it as capital D, which is 10 centimeter. Okay, so I got it as d sin alpha plus capital D into 1 minus mu equal to 0. So I want mu, so I will have d sin alpha, ठीक है, divided by capital D and equal to 1 minus mu. So mu is 1 minus d sin alpha divided by capital D. So this is the refractive index you got. Yes. Now you have already have the sin alpha, which is 0.2. So put the numbers and check what we get the mu. 1 minus small d की वैल्यू अपने पास कितनी है? 0.8 into 10 to the power minus 3. It is 0.2 divided by 10 into 10 to the power minus 2. तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे then we'll get some result. तो मैं इसके लिए इसे मिटा देता हूं यहाँ पे. तो क्या आ रहा है अपने पास सॉल्व करने के बाद? म्यू 1 माइनस ये 10 टू द पावर minus 2, 10 टू द पावर minus 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है, और 8 into 2 हो गया आपके पास 16. तो 1 माइनस इधर बच जाएगा अपने पास 0.16, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर minus 1 डिवाइडेड बाई 10, यानी और कितना हो जाएगा ये 100. चेक क्या हमने सारी कैलकुलेशन सही की है? इट इज 10 सेंटीमीटर. सो ओके. सो हियर इट विल बी, अच्छा अपन ने इस टर्म को उधर भेजा है, सो ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो ये 1 प्लस हो जाएगा. यू कैन डू दैट. सो 1 प्लस, सो इट कम्स आउट टू बी 1.0016. ओके, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू गेट. अच्छा, इसे आप एक और आइडिया से सॉल्व कर सकते थे, वो था स्लैब वाला आइडिया. आप मान सकते थे कि आपके पास एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है? 10 सेंटीमीटर. यस, और डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि वो स्लैब एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देता है. कितना कर देता है? म्यू माइनस 1 इंटू टी, याद है? तो सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते थे यहाँ पे. वो मेथड कहाँ से आप चुराते? आपको ये पाथ डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं रहती, आप सीधा लिखते कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस बिफोर स्लेट कितना है? डी साइन अल्फा. पाथ डिफरेंस आफ्टर स्लेट कितना है? म्यू माइनस 1 इंटू टी. ठीक है, पर
इन दोनों को आपको क्या कर देना चाहिए था, इक्वल। मैं इक्वल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिफोर स्लिट किसके पास ज्यादा डिस्टेंस है, SS2 के पास, और स्लैब इंट्रोड्यूस करने से किसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, S1Q की। तो या तो फिर यहाँ पे माइनस इक्वल टू 0 लिख दो या इन्हें इक्वेट कर दो। तो यहाँ से आपके पास, और टी की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल आती है, थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी रहती है, डी के इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, आपका डी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। सो आर यू गेटिंग द सेम थिंग? सो आप कितने स्टेप्स एलिमिनेट कर सकते थे, ये कुछ जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइटिंग द पार्ट डिफरेंस यू वुड हैव एलिमिनेटेड बाय दिस मेथड। सो आई होप आपको ये समझ में आया है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई में, वो अपन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो कंसीडर कर लेंगे। सो हियर आई फॉर्मली एंड योर वेव ऑप्टिक्स, and from next lecture onwards I'll be talking about modern physics. Thank you.